हाँ, तो कैसे मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, पीछे के क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अभी हम उससे आगे पढ़ेंगे। इतिहास का हम लोग 3 क्लास पीछे पढ़ चुके। इतिहास का हम लोग पीछे 3 क्लास पढ़ चुके। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो चौथी क्लास पढ़ेंगे, समझ गए। इसे और 2 से 3 क्लास में और इसे हम खत्म कर देंगे, समझ गए। यानी 8-9 क्लास काफी हो गया, समझ गए। 8 से 9 क्लास में चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। चलिए, तो हम लोग जो पीछे पढ़े थे वो पार्ट 3 था, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पार्ट 4 है। यानी लेक्चर नंबर कितना है, 4। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो लेक्चर नंबर कितना है, 4। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो लेक्चर नंबर कितना है, 4। पीछे हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो जो भी होंगे नए बच्चे वो क्या करेंगे, पीछे का 3 लेक्चर है वो लाइन से आप देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, समझ गए। तो पीछे हम लोग 3 लेक्चर को क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। अभी आज हम लोग चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, समझ गए। यह चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका आज चौथी लेक्चर हम बताने जा रहे हैं। यानी चौथी लेक्चर में आपको बताए थे वियना संधि, यानी वियना समझौता के बारे में बताएंगे। अभी हम आपको वियना संधि यानी वियना समझौता के बारे में बताएंगे। और देखिए, अब यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, समझ गए। तो इतना आपको करना जरूरी है। तो बिना देरी किए क्या करते, क्लास को स्टार्ट करते। चलिए, पीछे आप लोग जहां तक पढ़े थे, जैसे नेपोलियन के बारे में पढ़े थे, तो नेपोलियन का जो अंत हुआ कहाँ जाके हुआ, तो वाटरलू के मैदान में हुआ, समझ गए। नेपोलियन का अंत कहाँ हुआ, तो वाटरलू के मैदान में हुआ, समझ गए। ये सेंट हेलेना नाम के टापू पे जो है उसे रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था, सेंट हेलेना नाम के टापू पर। अब एक बात बताइए, राजनीतिक में नेपोलियन कब प्रवेश किया। नेपोलियन जो थे राजनीतिक में कब प्रवेश किए थे, तो नेपोलियन 1789 ईस्वी में जो क्या किए थे, राजनीतिक में प्रवेश किए। क्या किए थे, 1789 ईस्वी में। और उन्होंने 1789 से लेकर के 1815 ईस्वी तक, 1789 से लेकर के 1815 ईस्वी तक, देखिए कोई भी व्यक्ति जब राजनीतिक में घुसता है तभी से अच्छा काम करना क्या करता है, शुरू कर देता है। कोई भी व्यक्ति जब राजनीतिक में प्रवेश करता है तभी से क्या करता है, अच्छा काम करना शुरू कर देता है। नेपोलियन सम्राट कब बने थे, नेपोलियन जो थे राजा कब बने थे, नेपोलियन 18 मई 1804 ईस्वी में क्या हुए थे, राजा बने थे। क्या बने थे, राजा। कब नेपोलियन राजा बने थे, 18 मई 1804 ईस्वी को क्या हुआ था, नेपोलियन ने क्या किया था, सम्राट बना था। और नेपोलियन को बंदी कब बनाया गया, नेपोलियन को बंदी कब बनाया गया, नेपोलियन को कैद कब किया गया, तो 1815 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 1815 ईस्वी में किया गया। कहाँ पे किया गया, तो वाटरलू के मैदान में। कहाँ पे किया गया, तो वाटरलू के मैदान में, समझ गए। चलिए, अब ये वियना संधि के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। किसके बारे में लेते हैं जानकारी, वियना संधि के बारे में। तो वियना संधि कहे या समझौता कहे, वियना जो समझौता था, वियना जो समझौता था ना, वियना समझौता यह 1815, देखिए वियना संधि भी कहता है और वियना समझौता भी कहता है, संधि, समझ गए। तो वियना संधि का है या समझौता का, ये कब होता है, हुआ है 1815 ईस्वी में। कब हुआ है, 1815 ईस्वी में। अब ये कौन किया है, इसका अध्यक्षता कौन किया, वियना संधि की अध्यक्षता, अध्यक्षता कौन किया है, तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर। कहाँ का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर, चांसलर मतलब राजा होता था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख ने किया था। कौन किया था, मेटरनिख ने, मेटरनिख ने किया। कौन किया था, मेटरनिख ने। अब ये मेटरनिख क्या था, देखिए यह एकदम बेकार और भ्रष्टाचारी नेता था। मेटरनिख का कहना था शासन तो करो, मेटरनिख का कहना क्या था, शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। और मेटरनिख ने कहा, यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था, देखिए इन्होंने सबके नाक में दम करके रख दिया था। ये एक छोटा सा जो ऑस्ट्रिया था, हम आपको
एक फिगर के माध्यम से समझाना चाहते हैं, हो सकता है वहां पे आप ज्यादा अच्छा से समझ जाएंगे। समझ गए? रुक जाइए, हम आपको एक फिगर के माध्यम से समझाना चाहते हैं। समझ गए? चलिए, यहाँ पे आप एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। या आप देखते होंगे यह फ्रांस है, ये जो आप कुछ इस तरह से देख रहे हैं ये क्या है? फ्रांस है। यह पूरे यूरोप के नक्शा है। समझ गए? ये इस तरह से जो आप देख रहे हैं कौन सी देश है? फ्रांस है। समझ गए? ये कौन सी देश है? फ्रांस। उसके बाद ये देखिए, ये जो आप ग्रीन कलर के देख रहे हैं ये जर्मनी। ये कौन सी देश है? जर्मनी है। यह जर्मनी है। समझ गए? उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, देखिए हम दूसरे दूसरे कलर से दर्शाते थे। समझ गए? ये जो था ये जो था ये जो है जर्मनी है। ये कौन से हैं? जर्मनी है। समझ गए? ये कौन से देश है? जर्मनी है। अब देखिए, अब यहाँ जो आप देख रहे हैं यह इटली है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो कौन से देश है? इटली है। समझ गए? ये जो आप देख रहे हैं ये कौन से देश है? इटली है। अब इसके बीच में एक छोटा सा देश था जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिया। इसके बीच में एक छोटा सा यहाँ पे देश है जिसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के बीच में ऑस्ट्रिया है। समझ गए? ऑस्ट्रेलिया ये है। इटली और जर्मनी के बीच में कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया है। समझ गए? इटली और जर्मनी के बीच में, ये फिगर अच्छा से नहीं दिख रहा है। समझ गए? इटली और जर्मनी के बीच में ये कौन सी है? ये छोटा सा एक देश है ऑस्ट्रिया। अब यहाँ का जो राजा था ना, एकदम कचरा था, बेकार था। इन्होंने आदमी के नाक में दम करके रख दिया था। यहाँ का जो राजा था मेटरनिक, वो एकदम बेकार था। उसका कथन ये था, शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। ये कहा, देखिए ये संधि समझौता जो वियना समझौता रखा, उसका कुछ लक्ष्य था, उद्देश्य था। आपको वियना समझौता का, वियना समझौता का उद्देश्य क्या था? वियना समझौता का उद्देश्य, वियना समझौता का उद्देश्य बताइए, यानी लक्ष्य। उद्देश्य कहे या लक्ष्य कहे, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? वियना समझौता यानी वियना संधि का लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य एक ही था, जो नेपोलियन के द्वारा किए गए जो भी कार्य था उसे क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। नेपोलियन ने 1789 से, नेपोलियन कब से अच्छा काम किए थे? जब आपको पता है कोई भी आदमी राजनीतिक में घुसता है तभी से उन्होंने अच्छा काम करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। जब कोई भी आदमी राजनीतिक में घुसता है तभी से क्या करता है? अच्छा काम शुरू कर देता है। तो सबसे पहले जो वियना संधि यानी समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। और ये समझौता किसने किया था? मेटरनिक ने किया था। कौन किया था? मेटरनिक ने किया था। और मेटरनिक सबसे खराब आदमी था। मेटरनिक जो था वो सबसे खराब आदमी था। और उन्होंने ये समझौता रखा इसलिए, उसका लक्ष्य यानी उसका टारगेट कुछ और था। उसका लक्ष्य यानी उद्देश्य जो है ना वो कुछ और था। उसका उद्देश्य क्या था वो समझिए। सबसे पहले उसका उद्देश्य ये था, जो नेपोलियन के द्वारा जितना भी अच्छे काम किए गए हैं, यानी नेपोलियन जो है 1789 में जब प्रवेश किए राजनीतिक में, और 1815 में इन्होंने क्या हुए? आत्मसमर्पित कर दिए वाटरलू के मैदान में। वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। अब उसके 6 वर्ष के बाद उसे क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। समझ गए? 1821 ईस्वी में क्या होता है? नेपोलियन के मृत्यु हो जाते हैं, 52 वर्ष की उम्र में हो जाते हैं। समझ गए? अब सबसे बड़ी बात ये आता है, जो नेपोलियन का जो ये समय था 1789 से लेके 1815 तक के समय में, जो भी अच्छा काम हुआ है, जो भी बदलाव का काम हुआ है, उसे क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। उसे क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। यानी नेपोलियन के द्वारा जो भी परिवर्तन का काम किया गया, किसके द्वारा? नेपोलियन जो भी काम किया है उसे क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। और जो पुरानी व्यवस्था थी उसे क्या कर दिया जाए? लागू कर दिया जाए। ये वियना समझौता यानी मेटरनिक का कथन क्या था? जो पुराना व्यवस्था था, यानी जो लुई सोलमा के समय का शासन था, उस शासन को क्या कर दे? लागू कर दे। और
ये क्या कहते हैं, नेपोलियन का जो व्यवस्था था, जो बदलाव लाया गया था, नेपोलियन के द्वारा जो काम किया गया था, उस काम को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और पुराना काम को क्या किया जाए, यानी लुई 16 शासन को क्या कर दिया जाए, शुरू कर दिया जाए, और नेपोलियन के काम को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। एक बात थोड़ा पीछे देखिएगा, हम समझाते हैं आपको। नेपोलियन क्या था, यह फ्रांस के राजा थे। कहाँ के राजा थे, फ्रांस के राजा थे। अब ये फ्रांस के जो आसपास का इलाका को भी जो जीता था, ये फ्रांस के जो आसपास के जो इलाका था ना, उसे भी क्या किया था, नेपोलियन जीत लिया था। नेपोलियन ने फ्रांस के आसपास के इलाका को भी क्या किया था, जीत लिया था। तो मेटरनिक का कहना ये था, जो जितने भी इलाका मेजनी के द्वारा, सॉरी, जितने भी इलाका नेपोलियन के द्वारा जीता गया है, सभी क्षेत्रों को क्या कर दिया जाए, बाह्य इज्जत वापस कर दिया जाए। मेटरनिक का कथन था, मेटरनिक का कथन ये था, जो नेपोलियन ने जो भी क्षेत्र जीते हैं, उस क्षेत्र को क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। और 1789 से लेकर के 1815 के बीच में जो भी काम किया गया है, उस काम को क्या किया जाए, उसे खत्म करके पुरानी व्यवस्था को क्या किया जाए, लागू कर दिया जाए। और यही उसका क्या था, उद्देश्य था। यही उसका क्या था, उद्देश्य था। इसमें जो भी काम हुआ था, उस काम को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, समाप्त, समाप्त कर दिया जाए। यानी 1789 से लेकर के 1815 के बीच में जो भी काम हुआ था, उस काम को क्या कर दिया जाए, कार्य को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। उस काम को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और पुरातन व्यवस्था यानी पुरानी व्यवस्था को क्या कर दिया जाए, फिर से लागू कर दिया जाए। और कौन व्यवस्था लागू कर दिया जाए, पुरातन व्यवस्था लागू कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, पुरातन व्यवस्था लागू कर दिया जाए। यह किसका कथन था, मेटरनिख का कथन था। और मेटरनिख का कथन क्या था बाबू, जो जनता पे शासन तो करो, लेकिन जनता की भलाई न करो। मेटरनिख का कहना क्या था, शासन तो करो, लेकिन इसकी जनता की भलाई न करो। अब देखिए, इसका तो ये लक्ष्य था, और इस पे क्या क्या लक्ष्य था, इसका उद्देश्य क्या था। उसके बाद यह था, जो फ्रांस पे भारी से भारी जुर्माना लगाया जाए, यानी जो भी युद्ध में खर्चा हुआ, यानी जो भी युद्ध के दौरान खर्चा हुआ, वो किसको भरपाई करना होगा, फ्रांस को। किसको भरपाई करना होगा, फ्रांस को। उसके बाद यही नहीं, यह भी बताया, यानी 1789 से लेकर के 1815 के बीच में जो भी काम हुआ है, इस तरह के काम कोई भी अब राजा बनेगा तो इस तरह के काम अब नहीं करेगा। अब जो राजा बनेगा, वो उसे किस तरह के काम करना होगा, बुर्बो राजवंश की तरह काम करना होगा। किसके तरह काम करना होगा, लुई 16 के तरह। यानी जनता की शासन तो करेगा, लेकिन जनता की भलाई न करेगा। समझ गए, ये सब किसका कथन था, ये सब कथन था मेटरनिख का। मेटरनिख का कथन क्या था, जो जनता पे शासन तो करो, लेकिन जनता की भलाई न करो, जनता की भलाई न करो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जो मेटरनिख वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, या वियना समझौता क्या है, या इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, और इसका उपलब्धियां। देखिए, जब आप परीक्षा देते हैं तो उसका क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है। यानी इसका ये उद्देश्य था, इसका लक्ष्य था। तो आप जरूरी थोड़ी ना है जितना आपका टारगेट रहता है उतना का उतना मिल जाता है, नहीं ना। तो इसका जो टारगेट था, उस टारगेट में भी कुछ क्या हुआ, कमी हुआ। कुछ टारगेट, इसका ये टारगेट था, सबसे पहले ये टारगेट था, जो जितना भी नेपोलियन के द्वारा किया गया काम है उसे खत्म कर दिया जाए। उसके बाद पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया जाए, फ्रांस पे भारी जुर्माना लगा दिया जाए, और इटली को 300 छोटे छोटे राज्य में क्या कर दिया, बांट दिया गया। तो हम आपको बताते हैं, पहले ये वियना सम्मेलन क्या है, इस बात को हम बता देते हैं आपको। समझ गए, चलिए। तो ये वियना सम्मेलन क्या है वो समझिए पहले। सबसे पहले ये देखिए, यही मेटरनिख है। यही कौन है, मेटरनिख है। देखिए इसे, ये सब पहले के समय के देख रहे हैं, आतंकवाद था ये, समझिए। तो ये आतंकवाद है नहीं सब। यही कौन है, मेटरनिख है। यही कौन है,
मेटरनिक है। समझ गए, यही कौन थे, मेटरनिक थे। इसका कथन क्या था, इसका कथन था जनता पे शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो, जनता पे शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। उसके बाद इन्होंने फ्रांस पे क्या किया था, भारी जुर्माना लगाया। फ्रांस पे क्या किया, फ्रांस पर भारी क्या लगाया, जुर्माना लगाया। फ्रांस पे क्या लगाया, भारी जुर्माना लगाया। समझ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से आपको एग्जाम पूछेगा। हम आपको क्वेश्चन बैंक के टाइप के सेट कर दिए ताकि आप जो जहां पे पढ़ते हैं ना वहीं पे हम क्वेश्चन बैंक भी सेट कर दिए। समझ गए, समझ। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, वियना सम्मेलन का क्या लक्ष्य था, लक्ष्य का है या उद्देश्य का है, इसकी क्या उपलब्धियां को लिखे। कहते हैं वियना सम्मेलन क्या था और इसकी उपलब्धियां को लिखे। यानी उपलब्धियां यानी जब वियना सम्मेलन का लक्ष्य क्या था, यानी इस लक्ष्य में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। उपलब्धियां मतलब क्या है, क्या क्या चीज हमें मिला, उपलब्ध हुआ। यानी जो उद्देश्य था क्या सभी का सभी मिल गया, तो सभी का सभी किसी को मिलता नहीं। तो उपलब्धियां कहने का मतलब रिजल्ट, उपलब्धियां कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजल्ट। तो क्या कहेंगे, वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा, वियना सम्मेलन, देखिए वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, देखिए वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीतिक में लाए गए परिवर्तन को क्या करना था, समाप्त करना था। यानी वियना कांग्रेस का, वियना सम्मेलन का उद्देश्य यही था, जो पूरे यूरोप में नेपोलियन क्या किया था, फ्रांस के अलावा पूरे यूरोप में धीरे धीरे क्या किया था, कब्जा करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। वो किस लिए कब्जा कर रहा था, अच्छा काम करने के लिए, ना कि गलत काम करने के लिए। उन्होंने और जनता को जो जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक जो किया जाता था, रोमानीवाद किया था, उस सबको भी ये क्या किया था, इसका डिमांड था वो सबको भी बंद कर दिया जाए, प्रेस पे पाबंदी लगा दिया जाए। इस सब पे बहुत सराहनीय किया था मेटरनिक। ये बहुत खतरा था, एक छोटा सा देश था और जब जब इसे मौका मिलता था तब तब ये क्या किया था, आदमी को सताने की काम कर रहा था। समझ गए। और इन्होंने लास्ट में करते 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 मेटरनिक ने अपना फेवर का एक राजा बनाया, जिस राजा को कहते हैं लुई 18। समझ गए। तो सुनिए, तो वियना सम्मेलन का उद्देश्य था जो नेपोलियन के द्वारा, वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, नेपोलियन के द्वारा जो भी परिवर्तन का काम, यानी बदलाव का काम हुआ है। परिवर्तन मतलब क्या होता है, बदलाव। यानी नेपोलियन जो भी बदलाव का काम किया है उसे क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। और पुरानी व्यवस्था को क्या कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए। और देखिए 1789 से 1815 तक के जो भी घटना घटी है, यानी 1789 से लेकर के 1815 तक, देखिए 1789 से लेकर के 1815 तक में जो भी घटना घटी है ना उसे दोहराया न जाए। मेटरनिक का कथन क्या था, यानी 1789 से लेकर के 1815 तक में जो भी अच्छा अच्छा काम किया गया है उस काम को खत्म करो और साथे साथे इस तरह के काम करने वाले व्यक्ति कभी राजा न बने। यानी अच्छा काम करने वाला आदमी को कभी राजा नहीं बनने देना है। इसका मूल मंत्र यही था, इसका मेन उद्देश्य यही था, जो अच्छा काम करने वाला आदमी, जनता के भलाई करने वाला आदमी राजा नहीं बनना चाहिए। समझ गए। और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया था उसे दबा दिया जाए। और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन हुआ था उसे क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। देखते हैं ना जब क्या होता है कभी कभी, जैसे कि अभी हमारे देश में जैसे कोई आंदोलन चलते हैं, उस समय क्या होंगे, हमारे सरकार के कोई रीजन से डेथ हो गया तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो उसका बदला में क्या किया जाता है, उसके बदला में उसका जो भी आंदोलन चलाया जा रहा था उस आंदोलन को क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाए। ये उसका कथन था। समझ गए। यानी जो भी उसके द्वारा आंदोलन चलाया गया उसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्योंकि आंदोलन कैसा था, विकास के यानी जनता के हित के बारे में आंदोलन था, इसलिए उसे क्या किया, बंद किया गया। समझ गए। और कहा गया कि यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने ये कहा कि यूरोप में जैसा स्थिति है वैसा स्थिति होना चाहिए, उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होना चाहिए। यही वियना संधि का क्या था, उद्देश्य था। यदि आपसे पूछेगा वियना संधि का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, या वियना सम्मेलन का लक्ष्य क्या था, तो क्या कहेंगे, वियना सम्मेलन का उद्देश्य था जो नेपोलियन के द्वारा जो भी किया गया काम है उसे क्या कर देना है, खत्म करना है और पुरानी व्यवस्था को क्या करना है,
लागू करना है। और 1789 से लेकर के 1815 ईस्वी के बीच में जो भी काम किया गया है उस तरह काम कभी नहीं होना चाहिए। यानी 1789 से लेकर के 1815 तक में जो भी काम किया गया है उस तरह के काम दोबारा पूरा यूरोप में नहीं होना चाहिए। और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया उस आंदोलन को दाब दिया जाए और यूरोप में जैसी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति हमेशा बनी रहना चाहिए। अब इस बात को हम थोड़ा शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। वियना सम्मेलन के बारे में देखिए, वियना, इसके बारे में आप शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, इधर देखिए। सबसे पहले वियना सम्मेलन का लक्ष्य ये था, जो सबसे पहले जो नेपोलियन जो काम किया था ना उस काम को खत्म कर देना। देखिए हम तोड़ तोड़ के लिख देते हैं, के द्वारा कार्य को, नेपोलियन के द्वारा किए गए कार्य को क्या करना, नेपोलियन के द्वारा किए गए कार्य को समाप्त करना। नेपोलियन के द्वारा किए गए कार्य को समाप्त करना। इसका मूल काम क्या था, नेपोलियन जो भी काम किया था उसे क्या कर देना है, समाप्त कर देना। उसके बाद इसका काम क्या था, पुरानी व्यवस्था लगाया जाए। कौन सी व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था को क्या किया जाए, लागू किया जाए। पुरानी व्यवस्था लागू, इसका कथन क्या था, पुरानी व्यवस्था लागू किया जाए। और दूसरा इसका काम क्या था, कथन क्या था, तो 1789 से 1815 तक का जो भी काम हुआ उस काम को क्या किया जाए, उस तरह के काम कोई भी आदमी दोबारा नहीं कर सकता है। 1789 से लेकर के 1815 तक में जो भी काम हुआ है उस तरह के काम दोबारा कोई नहीं करेगा। इस काम को इस तरह के काम को कोई नहीं दोहरा सकता है, कोई नहीं दोहरा सकता है, समझ गए, सकता है। अब जो भी आंदोलन था उस आंदोलन को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। नेपोलियन का आंदोलन को क्या किया, विकास का आंदोलन को क्या किया, विकास का आंदोलन को क्या किया, विकास का आंदोलन को दबा दिया, आंदोलन को दबा दिया, समझ गए। अब स्थिति, पुरानी स्थिति कर दिया। और क्या किया, पुरानी स्थिति कर दिया। क्या किया, पुरानी स्थिति कर दिया। यही बात को क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, नेपोलियन के द्वारा जो इस संधि किया गया इसका उपलब्धियां, यानी वियना सम्मेलन का उपलब्धियां क्या। आपको एग्जाम में शायद 2021 में पूछा था। कब पूछा था, 2021 में पूछा था, जो वियना संधि का उपलब्धियां क्या। 2021 में पूछा था वियना संधि का 2 उपलब्धियां को लिखे। 2021 में क्या क्वेश्चन पूछा था, वियना सम्मेलन का 2 उपलब्धियां को लिखे। तो लिख देंगे 2 उपलब्धियां। पहला इसका उपलब्धियां ये था, तो नेपोलियन के द्वारा किए गए काम को क्या करना, खत्म करना। दूसरा इसका काम क्या था, जो 1789 से 1815 तक में जो भी काम हुआ उस काम को क्या करना, खत्म करना, उसमें बदलाव कर देना। यानी जो काम था हुआ था उस तरह के काम दोबारा नहीं होना चाहिए। और फिर से फ्रांस पे भारी जुर्माना लगाया जाए, प्रेस पे पाबंदी कर दिया जाए। उसके बाद इटली को छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया, 300 छोटे छोटे राज्य में क्या किया, बांट दिया। उसके बाद यानी इतना टुकड़ा कर दिया, इतना टुकड़ा कर दिया जो एकीकरण के लिए पनप जाए, यानी सब एकजुट होने के लिए तड़प के मर जाएगा ना, इतना टुकड़ा कर दिया सबको ना। फ्रांस को 2 भागों में बांट दिया, जर्मनी को बांट दिया, यानी सबको बांट दिया। यानी इतने टुकड़ों में बांट दिया ना, यानी सब एकजुट होने के लिए तड़प तड़प के मर जाएगा तो भी नहीं एकजुट होगा। यानी सबका एकीकरण करने के लिए एक मसीहा उतर के आता है। अब आपको पता है जब जब संकट छाता है तो कोई न कोई जरूर आता है, जब संकट छाता है तो कोई न कोई बचाने के लिए जरूर आता है। तब आता है मेजनी, तब कौन आता है, मेजनी, समझ गए। तो हम बात करते हैं मेजनी के बारे में, इसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले वियना संधि का उपलब्धियां हमें लिखना है। क्या लिखना है, वियना सम्मेलन का, सम्मेलन लिख देते हैं, वियना सम्मेलन का उपलब्धियां,
वियना सम्मेलन की उपलब्धियां को लिखे। क्वेश्चन क्या आएगा आपका, वियना सम्मेलन की उपलब्धियां को लिखे। तो हम बहुत सारा उपलब्धियां बता देते हैं आपको। सबसे पहला उपलब्धि ये था जो नेपोलियन के द्वारा जो भी काम किया था उसे खत्म कर दिया जाए और फिर से ये बोर्बो राजवंश की क्या कर देते, स्थापना कर देते हैं। ये सब बात को क्या करेंगे, लिख देंगे यहीं पे, यहाँ पे उपलब्धियां हैं, समझ गए, ये उपलब्धियां हैं। और नेपोलियन जो भी राज्य जीते थे ना उसे क्या कर दिया जाता था, वापस कर देना था, लिख देंगे नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र को क्या कर देने का काम कहा गया, वापस कर दिया गया। यानी इसका उपलब्धियां क्या था, उद्देश्य क्या था, जो इसको प्राप्त हुआ, यानी नेपोलियन के द्वारा जो भी जीता गया क्षेत्र उसे क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। और इटली के 300 छोटे छोटे राज्य में क्या कर दिया, खंडित कर दिया, यानी टुकड़ा कर दिया, बांट दिया, समझ गए। और इटली को पोलैंड का एक भाग मिला दिया। अतः इस प्रकार से प्रतिक्रियावादी शक्ति का विजय हुआ। यानी इसी तरह से प्रतिक्रियावादी यानी बेकार आदमी सबका क्या विजय प्राप्त हो गया, समझ गए। और फ्रांस को 2 हिस्सों में बांट दिया और फ्रांस के ऊपर भारी क्या लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। और बोर्बो राजवंश की पूर्ण क्या हुई, स्थापना हुई। और जिसका गद्दी पे किसे बिठा दिया, लुई 18वां को बैठा दिया। गद्दी पे किसको बैठा दिया, लुई 18वां को। आपसे पूछेगा लुई 18वां को राजा कौन बनाया, तो मेटरनिख ने बनाया। मेटरनिख ने राजा इसलिए बनाया ताकि वह पूरे यूरोप को क्या कर सके, सब में सबसे झंझट फंसा सके। यानी सबको सबसे क्या करता था, वो झगड़ा फंसाने का काम करता था, सबको सब में क्या करता था, वो झंझट फंसाने का। उन्होंने अच्छा कभी करता नहीं था, वो क्या करता था, वो अपने हित में क्या बनाया, राजा। जिस राजा का क्या नाम था, लुई 18वां को वो क्या किया, गद्दी पर बैठा दिया। किसको गद्दी पर बैठा दिया, लुई 18वां को, समझ गए। चलिए, तो यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता है जिस क्वेश्चन की हम आपको चर्चा कर देते हैं। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताए। कब पूछा था, 2022 में। वियना कांग्रेस की, वियना कांग्रेस कहें या सम्मेलन कहें या संधि कहें या समझौता कहें, सबका मतलब क्या है, सेम है। तो वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां को लिखे। तो पहला उपलब्धियां क्या है, जो नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र को क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। और बोर्बो राजवंश की क्या किया, फिर से स्थापना किया। और लुई 18वां को क्या किया, गद्दी पे बैठा दिया। अब हम लोग बात करते हैं मेजनी के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं मेजनी के बारे में। मेजनी बहुत अच्छे व्यक्ति था। मेजनी क्या था, बहुत अच्छे व्यक्ति था। चलिए, चलिए अब हम मेजनी के बारे में जानकारी लेते हैं। ये कौन है, मेजनी है, समझ गए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछेगा मेजनी कौन था। एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, मेजनी कौन था, मेजनी कौन था, आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछेगा, समझ गए। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछता है मेटरनिख कौन था, मेटरनिख कौन था, मेटरनिख कौन था, ये अभी पूछता है मेटरनिख कौन था। तो आपको पता है मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसका कथन क्या था, शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। यही बात को लिख देंगे। मेटरनिख, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का, यहाँ पे इसको मिटा दीजिएगा। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का मेटरनिख ऑस्ट्रिया का एक राजा था। मेटरनिख क्या था, ऑस्ट्रिया का राजा था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। यानी एकदम बेकार राजा था, समझ गए, एकदम बेकार राजा था। जिसका इसका कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। यहाँ से ये भी कभी कभी पूछ देता है मेजनी कौन है, समझ गए, सॉरी मेटरनिख कौन है। वो जो हम आपको फोटो दिखाए थे वो किसका दिखाए थे, मेटरनिख का। ये जो फोटो है वो किसका फोटो है, मेटरनिख का। अब मेजनी के बारे में पढ़ेंगे। मेटरनिख, ये मेटरनिख है, समझ गए। यह एकदम कचरा था। इसका कथन था शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। यह कहाँ की राजा थी, ऑस्ट्रिया की राजा था। कहाँ का चांसलर था, ऑस्ट्रिया, समझ गए। चल, अब अगला बात हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मेजनी के बारे में। हाँ, अब एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं, मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं। देखिए 1815 से लेकर के 1848 तक का जो समय था उसे मेटरनिख काल, काल मतलब होता है समय, काल मतलब क्या होता है, समय। जिस तरह से 2014 से लेकर के 2025 है, जो मोदी काल है ना, यानी मोदी का समय,
इस समय कौन राज किए हैं? मोदी जी राज किए। 2014 से लेकर के 2025 तक का जो समय है यह मोदी काल है, यानी मोदी का समय। यानी इस समय में कौन से राज किए? मोदी राज किए। उसी तरह से 1815 से लेकर के 1848 तक के समय को ही क्या कहा जाता है? मेटरनिक काल कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं, तो क्या कहेंगे? 1815 से लेकर के 1848 के बीच के समय को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेटरनिक काल कहते हैं। समझ गए? अब यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। यह एकदम बेकार राजा था। इसका मूल्य मंत्र था परिवर्तन में बाधा पहुंचाना। यानी इसका मेन काम क्या था? कोई भी आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसे क्या कर देना है? गलत कर देना। कोई भी आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसे क्या कर देना है? गलत कर देना। और इसका कथन क्या था? जैसे उदाहरण समझ लीजिए, यूरोप में कोई बदलाव न हो, यानी यूरोप में कोई अच्छा काम हो ही नहीं। समझ गए? सभी जगह पुरानी व्यवस्था को क्या किया? लागू किया जाए। शासन करो लेकिन किसी तरह की कोई बदलाव या विकास न होने दे। यानी इसका कथन यही सब था, जो शासन करो और किसी तरह का अच्छा काम मत होने दो। उसके बाद प्रेस पर पाबंदी, यानी मीडिया पे भी ये क्या किया? पाबंदी लगा दिया। मीडिया पे भी क्या कर दिया? पाबंदी लगा दिया, ताकि यहाँ का खबर वहां ना जा सके और वहां का खबर यहाँ ना आ सके। और नुक्कड़ नाटक, भाषण, सामाजिक सभा पर पाबंदी किया। और यह नुक्कड़ नाटक, यानी जो जनता को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक में नेपोलियन करवाते थे, उसको भी ये क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। उसको भी ये क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। समझ गए? स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिया। और यह भी किया, यानी जो नेपोलियन ने शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया था, उसे भी ये क्या कर दिया? वहां पे जासूस लगा दिया। और आपको पता है, जब इंसान पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तभी किसी के पीछे भागेगा। जब व्यक्ति पढ़ लिख लेगा तब कोई किसी के पीछे नहीं भागेगा। इसीलिए जिंदगी में पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में पढ़ाई पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं है जो आप नौकरी ले लें। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है आप नौकरी ले लिए तो ये आप सफल हो गए, इसका कोई मतलब नहीं। समझ गए? जैसे कि अभी एसएससी का आंदोलन चल रहा है, जैसे कि अभी एसएससी का दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, जो भारत के हर एक राज्य से, कोना कोना से टीचर सब पहुंचे, यानी भारत के हर एक जगह से सर सब पहुंचे हैं। और उसके साथ एकदम गलत बिहेव, गलत वार्तालाप के साथ, उसके साथ बदतमीजी करके, उसे मारा पीटी करके, गाली गलौज करके उसे जेल में बंद कर देता है। अब आप सोच सकते हैं, आप उस देश के निवासी हैं, उस देश के भविष्य जहाँ पे शिक्षक का ही इज्जत नहीं है। आप सोच सकते हैं, आप उस देश से बिलोंग करते हैं जिस देश में शिक्षक का ही वैल्यू नहीं है। आप इससे ये पता चलता है शिक्षक की कोई वैल्यू नहीं है। समझ के? जो शिक्षक पूरे साल मेहनत के साथ पढ़ाता है, उसके बाद एग्जाम में होता है धांधली, और उसके बाद टीचर यदि बच्चा के सपोर्ट में जाता है तो उस टीचर को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। हम लोग इस देश से बिलोंग करते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब मेटरनिक कौन था? समझ गए? अब बात करते हैं मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं, यह भी बात आप समझ गए। अब थोड़ा मेजनी के बारे में क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में चर्चा करते हैं? मेजनी कौन था? यह 2019 में भी पूछा था, तो थोड़ा मेजनी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद आज की क्लास को क्या करेंगे? हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद कल देखा जाएगा जो होगा। समझ गए? चलिए देखिए, मेजनी किसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं? आपको दे रहे हैं अभी मेजनी के बारे में। किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं आपको? मेजनी के बारे में। देखिए, मेजनी का जो जन्म हुआ था ना, नेपोलियन राजा कब बना था? नेपोलियन राजा, देखिए याद रखने का टेक्निक है। नेपोलियन राजा कब बना था? 1804 ईस्वी में। कब बना था? 1804 ईस्वी में। उसके एक वर्ष बाद, नेपोलियन के राजा बनने के एक वर्ष बाद इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहिया जन्म हुआ था? नेपोलियन के राजा बनने के एक वर्ष बाद, यानी 1805 ईस्वी को इनका क्या हुआ था? जन्म। मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 1805 ईस्वी में। और कहाँ जन्म हुआ था? जेनेवा में। कहाँ जन्म हुआ था? जेनेवा में। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में। मेजनी एक लेखक थे। कौन थे? एक लेखक थे। मेजनी कौन थे? लेखक थे। मेजनी क्या थे? लेखक थे। मेजनी क्या थे? लेखक थे।
और यह अच्छे व्यक्ति थे। और ये क्या थे? अच्छे व्यक्ति थे। इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप की भी स्थापना की। इन्होंने यंग इटली कहने का मतलब समझ में आ गया, यानी इटली में ये समझ गया जो देश को बचाने के लिए युवा सबको क्या होना चाहिए? एकजुट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी एकीकरण करने के लिए ये युवा सबको क्या किया? यंग मतलब क्या होता है? युवा होता है। ये युवा सबको क्या किया? एक जगह करने का काम किया। यानी मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की। मेजनी ने क्या किया? यंग इटली और यंग इटली। अब इन्होंने समझ गया, अब जब यंग इटली में यानी एकजुट किया, सब नौजवान को एक जगह किया और इनका यह संगठन सफल भी रहा। इनका यह एकजुट क्या हुआ? सफल भी। उसके बाद यंग यूरोप का भी स्थापना किया। कब की? क्या किए? यंग यूरोप का भी स्थापना किया। क्या किया? यंग यूरोप का भी स्थापना किया। समझ गए? इन्होंने यानी मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप का भी स्थापना किया। उसके बाद एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को क्या कहा जाता है? एकीकरण का मसीहा। क्या कहा जाता है मेजनी को? इटली के एकीकरण का मसीहा। एकीकरण का इटली के किसके? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। पूछेगा आपसे एग्जाम में, इटली के एकीकरण के मसीहा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। समझ गए? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। अब देखिए, मेजनी ने यंग इटली की स्थापना कब की थी? एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ लेता है, मेजनी यंग इटली की स्थापना कब की थी? तो 1831 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1831 ईस्वी में। और यंग यूरोप की जो स्थापना की थी 1834 ईस्वी में की थी। यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? तो 1834 ईस्वी में हुआ था। यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? तो 1834 में हुआ था। समझ गए? यही बात को हम क्या करेंगे? लिख देंगे। यही बात को क्या करेंगे? हम लोग लिख देंगे। देखिए, यही थे मेजनी। यही कौन थे? मेजनी थे। समझ गए? यही कौन थे? मेजनी थे। यही कौन थे? मेजनी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1805 में। कहाँ हुआ था? तो जेनेवा। समझ गए? यंग इटली की स्थापना कब हुई? यंग इटली कब हुई? यंग इटली की स्थापना 1831 में। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1834 में। समझ गए? आपको यह याद रखना। और एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजनी को। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जो मेजनी कौन था? क्वेश्चन क्या बनता है? मेजनी कौन था? तो आपको जवाब क्या देना है? मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जनेवा में हुआ। मेजनी का जो जन्म हुआ है कब हुआ? 1805 ईस्वी को जिनेवा में हुआ। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मेजनी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। और यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक था। और मेजनी कौन था? कर्मठ कार्यकर्ता। मतलब समझ गए? आप देखते होंगे मुखिया सब का भी चुनाव होता है, उसमें भी लिखा रहता है कर्मठ कार्यकर्ता। यानी एकदम श्रद्धा से क्या करेगा? काम करेगा। जब भी आपको जो जरूरत पड़ेगा वो काम क्या कर देगा? कर देगा। समझ गए? वही होता है इसका मतलब। समझ गए? तो मेजनी क्या था? एक कर्मठ कार्यकर्ता और साथ ही साथ लेखक भी था और दार्शनिक था। इन्होंने 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया था। मेजनी ने नागरिक आंदोलन कब चलाया? नागरिक आंदोलन कब चलाया? नागरिक आंदोलन नागरिक आंदोलन कब चलाया? तो 1830 ईस्वी में। कब चलाया? 1830 में। मेजनी ने नागरिक आंदोलन कब चलाया? तो 1830 ईस्वी में। समझ गए? जिसका समर्थन तमाम जनता ने किया था। यानी जिसके समर्थन, यानी जिसके सपोर्ट में सभी जनता ने गया था। समझ गए? और मेजनी ने 1831 में यंग इटली की स्थापना की। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना कब की? 1831 में। और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। यंग यूरोप की स्थापना कब की? 1834
1834 ईस्वी में। यंग यूरोप की स्थापना कब की? 1834 ईस्वी में। समझ गए? तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है जो इटली के एकीकरण में, तो देखिए हम साथ ही क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन आपको हम करवाते चल रहे हैं। समझ गए? साथ ही हम क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? करवाते जा रहे हैं। एकीकरण मतलब हुआ एकजुट करना। समझ गए? इटली को क्यों? क्योंकि उन्होंने इटली को 300 छोटे छोटे राज्य में क्या किया था? मेटालिक में बांट दिया था। समझ गए? इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? 2011 और 2015 में पूछा है जो इटली का एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो आपको पता है इटली के एकीकरण में मेजनी का सबसे बड़ा योगदान है, तो लिख देंगे वही बात सब। इटली के एकीकरण में मेजनी का काफी महत्वपूर्ण योगदान, यानी इटली के एकीकरण में मेजनी का बहुत बड़ा योगदान है। मेजनी ने इटली के एकीकरण की बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार की थी, यानी मेजनी ने ही एकीकरण के लिए सब कुछ को क्या किया था? तैयार किया था। जैसे उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए कार्बोनरी संगठन की स्थापना की थी, यानी आपसे पूछेगा कार्बोनरी संगठन की स्थापना किसने की थी? कार्बोनरी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। और यह कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक भी था। मेजनी न कर्मठ कार्यकर्ता और दार्शनिक लेखक भी था। और इन्होंने 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया था। कौन चलाया था? मेजनी ने 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया था, जिसका समर्थन तमाम जनता ने किया था। जिसका समर्थन कौन किया था? तमाम जनता ने किया था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की गई। समझ गए? इसी के कारण इसी सब के कारण बाद में आगे चल के इटली का एकीकरण संभव हो गया। यानी देखिए ये नागरिक आंदोलन चलाया 1830 में, यंग इटली की स्थापना किया 1831 में, यंग यूरोप की स्थापना की 1834 में। यही सब का कारण था जो इटली का एकीकरण, यानी इटली फिर से एकजुट होना इटली का क्या हुआ? संभव हुआ। तो कल हम लोग लुई 18वां को क्या करेंगे? अंत करेंगे। कल हम लोग लुई 18वां को अंत करके अब हम लोग चलेंगे किसके ओर? लुई 18वां की मृत्यु होगा और लुई 18वां को, यानी कल हम लोग पढ़ेंगे 1800 यूरोप के 1800 यानी फ्रांस की 1830 के क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। 1700 देखिए हमको तीन को चीज पढ़ना है। तो 1789 के क्रांति पढ़ना था जो हम पढ़ लिए, और एगो हमें क्या पढ़ना है? 1830 की क्रांति। समझ गए? और एक और पढ़ना है हमें, मतलब हमें सिर्फ 3 क्रांति इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। अब इसके बाद ये मृत्यु होता है लुई 16 का, क्या होता है? लुई 18वां का क्या होता है? मृत्यु होता है। और इसके बाद एक राजा आता है जिस राजा का नाम है चार्ल्स एक्स। तो कल हम आपको चार्ल्स एक्स के बारे में जानकारी देंगे और 1830 के क्रांति के बारे में हम जानकारी देंगे। और आज की क्लास कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। समझ गए? तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं? यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट करना जरूर, कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। समझ गए? और चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।